नमस्कार बच्चों। तो आज का हमारा विषय है कविता के बहाने। कविता, इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। तो ये जो कविता है, इसमें आप देखेंगे कि तीन चीजें ली गई हैं। एक चिड़िया, दूसरा फूल और तीसरा बच्चा। इन तीन चीजों के माध्यम से जो कवि हैं कुंवर नारायण जी, उन्होंने कविता की जो विशेषताएं हैं, उसका जो महत्व है, कहीं ना कहीं उसका वर्णन किया है। उनका ऐसा मानना है कि आज जो एक यांत्रिकता का बोझ है, उसके तले कविता दबती चली जा रही है और उसका जो अस्तित्व है वो खतरे में है। तो उन्होंने दुनिया के सामने ये जताने की कोशिश की है कि कविता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो युगों युगों से कई सभ्यताओं को प्रेरित करती रही है और आगे भी करती रहेगी। तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहला जो पद्यांश है वो कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब इसमें दो चीजें ली गई, चिड़िया है और कविता है। इन दोनों में कुछ ना कुछ समानताएं हैं। चिड़िया की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है कि वो उड़ती है, और कविता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो भी उसकी उड़ान है। अब ये कैसी उड़ान है, जहां कवि ये कह रहा है कि भाई चिड़िया उड़ती है लेकिन कविता के भी पंख हैं और वो उन पंखों को लगाकर उड़ती है, कभी बाहर कभी भीतर, कभी इस घर कभी उस घर, और उसकी जो उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से बेहतर है। तो इसका कारण समझिए, चिड़िया जो उड़ती है उसकी उड़ान जो है वो ससीम है। ससीम का मतलब होता है जिसकी एक सीमा होती है, वो आसमान में जाएगी लेकिन एक निश्चित ऊंचाई ऊंचाई पे पहुंचने के बाद वापस लौट आएगी। पर जो कविता है वो कल्पना के माध्यम से, कवि अपनी कल्पना के माध्यम से उड़ान भरता है और दुनिया के किसी भी हिस्से, किसी भी विचार, किसी भी भावना को छूकर आ सकता है। दूसरे शब्दों में देखें तो चिड़िया की उड़ान एक निश्चित जगह तक है, लेकिन कविता की उड़ान असीम है। आपने देखा होगा जब कोई कविता बन जाती है तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच जाती है, लोगों को प्रेरित करती है, लोगों का मार्गदर्शन करती है। तो यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखी हो, किसी भी देश में लिखी हो, किसी भी कवि ने उसको रचा हो, लेकिन किसी न किसी जरिए से वो लोगों तक पहुंच ही जाती है। तो ये चिड़िया की उड़ान से उसकी तुलना की गई। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं कविता की, तो मेरा ऐसा मानना है कि कविता में तीन शब्द हैं, ठीक है। इसमें जो पहला है उसको आप कल्पना से जोड़ सकते हैं, क्योंकि को से क्या बन गया, कल्पना। उसी तरह दूसरा शब्द है वी, इससे आपका विचार बन गए। ये विचार भी हो सकता है, भावनाएं भी हो सकती हैं, अन्य जानकारियां भी। और तीसरा जो हमारा
वर्ण है वो है ता, और ता से आप लगा सकते हो ताल, लय, सुर, या एक तरह से इसका जो कला पक्ष है वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो कविता में कल्पना का होना बड़ा जरूरी है, विचारों का, भावनाओं का, और उसका जो कला पक्ष जिसमें सुर, लय, ताल, अलंकार, रस, छंद वो सब आ जाते हैं। तो इस तरह से कविता बनती है, और जब वो जहां उड़ान की बात हो रही है तो वो कल्पना के माध्यम से ही उड़ती है, और अपने उन विचारों को, अपने उस कला पक्ष को लेके वो दूसरे लोगों तक पहुंचती है। तो आगे देखें, अब दूसरी चीज आ गई यहां पे। पहले चिड़िया थी, अब आपका फूल है। कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब यहां भी वही बात हुई, जैसे चिड़िया उड़ती है, फूल की क्या विशेषता है, वो खिलता है, वो महकता है, ये इसकी विशेषता है। अब कविता की बात हो रही है, वो भी खिलती है, महकती है। फर्क क्या है कि यहां जो फूल का खिलना है वो एक बार फिर से ससीम है, उसकी एक सीमा है, क्योंकि फूल कुछ दिन खिलेगा और उसके बाद वो मुरझा जाएगा, 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, पर एक न एक दिन उसको मुरझाना पड़ेगा। लेकिन जहां तक कविता की बात है, वो अगर एक बार बन के तैयार हो जाती है, वो कभी मुरझाती नहीं, वो सदियों तक, युगों युगों तक वो लोगों को जो है वो प्रेरित करती रहती है, उनका मार्गदर्शन करती रहती है, उन्हें रास्ता जो है वो दिखाती रहती है। तो ये इसीलिए कहा कि जो कविता है, बोला ठीक है कि फूल खिलते हैं, लेकिन कविता का खिलना फूलों से भी बेहतर है। बाहरी विषयों पे लिखी जाती है, भीतर के विषयों, घर के अंदर की चीजों पे भी, बाहर की चीजों पे भी, उसमें इस घर की भी जानकारी होगी, उस घर की भी जानकारी होगी, अर्थात वो घर घर के जो छोटे छोटे विषय हैं, समस्याएं हैं, भावनाएं हैं, उनको अपने में समेटे रची जाती है। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जिस तरह फूल खिलता है, महकता है, लेकिन कुछ दिन बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता जो है बिना मुरझाए हमेशा महकती रहती है, इसीलिए उसको फूल से श्रेष्ठ माना गया है। आगे चलिए, अब तीसरी चीज आ गई यहां पे, तीसरा शब्द चित्र आप कह सकते हैं एक तरह से। फिर वही कविता है और सामने क्या है, बच्चा। अब देखिए वहां क्या था, चिड़िया और फूल की बात हुई, तो चिड़िया और फूल और कविता में कुछ ना कुछ समानताएं हैं, लेकिन कविता को बेहतर आंका गया है चिड़िया या फूल से। यहां पे कविता और बच्चे को समानांतर रखा गया है। समानांतर रखने का मतलब है आमने सामने, बराबरी पे। इसका कारण क्या है? इसका मतलब है कि चिड़िया और फूल से ज्यादा समानताएं कविता और बच्चे में है। वो क्या समानताएं हैं समझिए। कह रहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब बच्चे की विशेषता क्या है? जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो उसकी मासूमियत है, इनोसेंस है। बच्चे का मन जो है वो कहाँ लगता है? खेलने में। और जब वो खेलता है, वो बाहर भी जाएगा, वो घर के अंदर भी खेलेगा, वो इस घर में भी खेलेगा, उस घर में भी खेलेगा, और खेल खेल में वो क्या करेगा, सब घरों को एक कर देगा। अर्थात उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला व्यक्ति, बच्चा, घर किस जाति किस धर्म के आदमी से संबंध रखता है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, उसको जहां प्रेम मिलता है परच जाता है, वो सभी घरों को एक घर कर देता है। अर्थात सबके घरों में अपना ही घर वो मान के चलता है।
तो ये बच्चे की सबसे बड़ी विशेषता, और ऐसा ही कविता में है। कविता में भी क्या है, जो कवि है वो क्या करता है, शब्दों के साथ खेलता है, और शब्दों के साथ खेलते खेलते ही एक कविता का निर्माण हो जाता है। वहां भी घर के भीतर के विषय, बाहर के विषय, लगभग हर घर की कहानी जो है वो हमें कविता में मिल जाएगी। हर भावना, हर विचार पे कोई ना कोई कविता लिखी गई होगी। और कविता भी जोड़ने का ही काम करती है, वो भी लोगों को प्रेरित करती है, उनका मार्गदर्शन करती है, उनके अंदर सकारात्मक सोच पैदा करने की कोशिश करती है। तो उस आधार पे देखा जाए तो कविता और बच्चे को जो है वो समानांतर रखा गया है, क्योंकि इन दोनों में समानताएं जो हैं फूल और चिड़िया से ज्यादा हैं। तो आप देखिए इस तस्वीर में भी दिखाया गया है कि जब बच्चे खेल रहे हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़े प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से परखते हैं, खेलते हैं, और सबको मानो वो अपना ही मान के चलते हैं। तो ऐसा ही कविता का भी है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश में कोई कविता लिखी जाए, वो जैसे तैसे, चाहे वो अनुदित होके, अनुवादित होके पहुंच जाती है और सबका मार्गदर्शन करती है। मैं अपनी बात करूं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है एक, द रोड हैड नॉट टेकन, ऐसी एक कविता है, उसने मुझे बड़ा प्रेरित किया था। जहां दो रास्तों की बात होती है, एक ऐसा रास्ता जिस पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बड़ा साफ सुथरा है, और एक ऐसा रास्ता था जिस पे बहुत कम लोग जा रहे थे, बहुत झाड़ियां हैं, कांटे हैं। तो उसमें जो पॉइंट था वो ये कहता है कि मैंने झाड़ियों वाले रास्ते को चुना क्योंकि वहां पे कम लोग जा रहे थे, वहां बाधाएं ज्यादा थी, कठिनाइयां ज्यादा थी। तो जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। एक और चीज जो इस कविता में आपको समझनी पड़ेगी, वो एक अलंकार है, व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है, उपमेय जो होता है, उपमेय का मतलब है जो चीज हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे यहां पे हम कविता की बात कर रहे हैं, तो कविता क्या है, उपमेय है। और दूसरा होता है उपमान। उपमान का मतलब है जिसके साथ हम उसकी तुलना कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं। ये चीज जरूरी नहीं है हमारे सामने हो। हम कहें सीता का मुख चांद के समान है, तो सीता सामने हो सकती है, चांद जरूरी नहीं कि उस समय सामने हो। तो सीता उपमेय, चांद उपमान। तो यहां ये कह रहे हैं कि व्यतिरेक अलंकार में जो उपमेय है उसको उपमान की अपेक्षा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। मतलब तुलना दोनों में होगी, कोई ना कोई समानता होगी, लेकिन अंत में हम ये बताएंगे कि जो उपमेय है वो उपमान से ज्यादा श्रेष्ठ है। यहां भी आप देखिए, कविता की बात हुई, उसकी समानता या तुलना हमने चिड़िया से की, क्योंकि वो भी उड़ती है, कविता भी उड़ती है। हमने फूल के साथ की, फूल भी खिलता है, और कविता भी जब बन जाती है तो एक तरह से वो फूल की तरह ही रंगों से, खुशबू से, रसों से भर जाती है। तो कविता जो है उसको हमने श्रेष्ठ बताया है, वो उपमेय है, इसलिए यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। चिड़िया की उड़ान से श्रेष्ठ हमने कविता की उड़ान को बताया, और बिना मुरझाए महकना, उसको हमने कहा कि फूल महकता है, खिलता है, अच्छी बात है, लेकिन वो मुरझा जाता है। लेकिन कविता एक बार खिलती है, वो मुरझाती नहीं। तो यहां भी हमने उपमेय को श्रेष्ठ बताया। तो जहां भी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाएगा, उपमेय का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाएगा, वहां पे व्यतिरेक अलंकार होगा। तो ये थी आज की कविता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।